साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। और परिचय मेरा पुनः प्रस्तुत कर दूं कि मैं कर जानकारी अखबार एक पत्रिका है, कर टैक्स पेपर, जो जिसके प्रकाशन वो 17वें वर्ष चल रहा है। 2009 में प्रारंभ किया था और कई राज्यों में इसको पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल, जिसके अंतर्गत हम जो है जीएसटी के अंतर्गत बिजनेस कर और आयकर में भी जो एक्ट के प्रोविजंस पे जो दिक्कतें आती हैं, जिस पे टैक्स पेयर्स को, टैक्स प्रोफेशनल्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लीगल पॉइंट्स पे दिक्कतें आती हैं, उन चीज़ों को सक्षम प्राधिकारी जैसे जीएसटी काउंसिल है, या आपके राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड है, या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, इस स्तर पर हम उठाते हैं। और पिछले जुलाई में तो हमने जीएसटी काउंसिल काफ़ी प्रयास किए थे और वो सफल भी हुए थे। अभी हमने माननीय स्पीकर महोदय से भी मीटिंग करी थी, उसके बाद व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सर से भी भेंट करी थी, और बहुत जल्दी हमारी जीएसटी काउंसिल में भी मीटिंग होने वाली है। समय हमें मांगा है और वहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत जल्दी डेट फिक्स हो जाएगी। तो विभिन्न मुद्दों पे मैं अपनी वीडियो में बात रखता हूँ। आज का मेरा विषय है जो माननीय उच्च न्यायालयों के जो अच्छे जजमेंट्स आए हैं, राहत भरे जजमेंट्स आए हैं, उनके जजमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको साइटेशंस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपने लोकल ग्रुप्स हैं, जो अपने बार के लोकल ग्रुप्स हैं, उसमें भी शेयर कर देंगे वीडियो को, तो अन्य साथियों को भी लाभ मिलेगा। और जिन सदस्यों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करते। सब्सक्राइब बटन एक बार दबाना पड़ता है, उसके बाद आपको जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कर ही देंगे और शेयर भी कर दें, ये मैं आपसे अनुरोध किया है। तो साथियों, पहला साइटेशन है सेक्शन 129(3) पर। यूपी जीएसटी की सेक्शन 129(3) के तहत प्रस्तुत बाद में माल का वितरण हुआ, जिसका सविरोध अंडर प्रोटेस्ट पेनल्टी जमा कराने के बाद माल को अवमुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने मूव 09 में आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया, क्योंकि जो सचल अधिकारी उसको मूव 9 में आदेश करना पड़ता है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया, जिसको इस अहमत के साथ खारिज कर दिया कि एक बार पेनल्टी जमा कर दिए जाने के बाद आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल अधिकारी ने कह दिया भाई जब तुम पेनल्टी जमा करा दी तो काय का आदेश जयराम दी की, जिसको चुनौती देते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि अभिकरण के समय सविरोध कोई धनराशि जमा की जाती है तो उसकी वैधता की चुनौती देने हेतु आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश निरस्त किया और निर्देश दिया कि मूव 09 में विधिवत आदेश पारित किया जाए। साथ ही माननीय न्यायालय ने यह मत स्थिर किया, यदि माल अभिव्यक्ति हेतु धनराशि जमा की गई है तब अधिकारी अर्थन आदेश पारित करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को अपील करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये मामला है मैसर्स एराइज एग्रो लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, टैक्स नंबर 1790/2025, डिसाइडेड ऑन 30 अप्रैल 2025, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच 2025 TLD 156 ALH इलाहाबाद। अगला विषय है, अगला जो बात है सेक्शन 74 का 10 के तहत प्रस्तुत बाद में विभिन्न असेसमेंट ईयर 17-18 से 21-22 तक हेतु संयुक्त नोटिस इस आधार पर जारी की गई कि याचिकाकर्ता ने कर की दर गलत लागू की थी, जिसको चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई। आपको मालूम होगा कि कोई नोटिस जारी करना होता है डिपार्टमेंट को तो वो ईयर वाइज करे, ना कि कई सालों का जॉइंट नोटिस जारी कर दे। इसी मामले पे ये विवाद है। याचिकाकर्ता का कथन है कि कर द्वारा विभिन्न कर निर्धारण वर्षे हेतु एक जो संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें कार्रवाई के समापन की समय सीमा भी अलग अलग है। अतः प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष हेतु पृथक कारणवश नोटिस जारी किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कथन को तर्कसंगत मानते हुए निर्धारण वर्षों 18-19 से 21-22 तक हेतु जारी नोटिसों को निरस्त किया और वर्ष 17-18 में जारी नोटिस के जवाब दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने मत स्थिर किया
कि चूंकि प्रत्येक कर निर्धारण में कार्रवाई समाप्त होने करने की समय सीमा अलग अलग प्रावधानित है, अतः ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को यह अधिकार है कि प्रत्येक कर निर्धारण पर हेतु पृथक जवाब प्रस्तुत कर सकता है। रिट स्वीकार। ये थारायल मेडिकल्स वर्सेज डिप्टी कमिश्नर एंड अदर्स, रिट अपील नंबर 627 ऑफ 2025 डिसाइडेड ऑन 8 अप्रैल 25, केरला हाईकोर्ट डिवीजन बेंच 2025 TLD 158 केरल। साथियों, आप देखते होंगे कि 17-18 के लिए 3 साल में असेसमेंट हो सकता है, 18-19 का अगले 3 साल। तो जब टाइम पीरियड निकल गया, उसके बाद में आप जॉइंट नोटिस इशू कर दिया 21-22 तक का, और डिपार्टमेंट कहता है 21-22 का 3 साल तक हम जो है 17-18 की सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? ये कानून का एक्ट में प्रोविजन इस बात का है कि ईयर वाइज नोटिस इशू होगा। अधिकारी मनमानी थोड़ी चल रही है कि लिया सो कर दिया। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया जजमेंट भी और भी है सेक्शन 1074 में, रीड विद 161, सेक्शन 161 रीड विद 1074 के तहत प्रस्तुत बाद में कर निर्धारण आदेश दिनांक 7 अगस्त 14 को पारित हुआ, 24 को पारित हुआ। पश्चात सेक्शन 161 में दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र 12 नवंबर 24 को खारिज कर दिया गया। विवाद इस बिंदु पर था कि संशोधन आवेदन खारिज होने के बाद मूल पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने हेतु समय अवधि की गणना कहां से की जाएगी। इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि केवल इसलिए संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज हुआ कि अपील दाखिल करने हेतु समय अवधि की गणना मूल आदेश की तिथि से नहीं की जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए यह मत स्थिर कर दिया कि कर निर्धारण आदेश 7 अगस्त 2024 के विरुद्ध अपील दाखिल करने की समय सीमा संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज होने की तिथि अर्थात 12 नवंबर 24 से शुरू मानी जाएगी। बड़ी समस्या आती है कि हमने जो है किसी जजमेंट के खिलाफ रेक्टिफिकेशन के लिए 161 में दाखिल कर दिया ऑनलाइन, अब वो 3 महीने या 2 महीने पड़ा रहा, तो अपील दाखिल करने के लिए जो जजमेंट हुआ है वही तारीख मानता डिपार्टमेंट, तो 2 महीने तो वेस्ट हो गए। कभी कभी देखा गया कि 3 महीने में जैसे 90 डेज हो गए तो 80 डेज पे रिजेक्ट कर दिया। अब एसएससी के पास में उसकी अपील दाखिल करने के लिए मात्र 2 दिन बचे। ये बड़ी मूल समस्या है। इसके अलावा एक जजमेंट और भी आया है सेक्शन 122 पे, सेक्शन 169 रीड विद सेक्शन 122 के तहत प्रस्तुत बात करदाता के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित करके आदेश पारित हुआ, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि नोटिस की तामीली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर हुआ, जिसकी जानकारी उसको नहीं हो पाई। अब बिना जवाब दाखिल किए ही एक पक्षीय आदेश दाखिल कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए पारित आदेश निरस्त करते हुए मामला अधिकारी के समक्ष इस निर्देश का रिमांड किया कि विधि अनुसार गुण दोष के आधार पर नया आदेश पारित किया जाए। माननीय न्यायालय की तामीली बिंदु पर यह मत स्थिर कर दिया, यदि करदाता को ईमेल में भेजे गए नोटिस की जानकारी नहीं मिल पाती है, तब विभाग को सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 के प्रावधान किसी अन्य साधन द्वारा तामीली कराई जानी चाहिए। ये है मामला शक्ति स्टील ट्रेडिंग वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ST सेंटेक्स, पिटी अपील नंबर 4122 ऑफ 2022 डिसाइडेड ऑन 29 जनवरी 24 मद्रास हाई कोर्ट 2024 TLD 101 मद्रास। साथ ही ये बड़ी समस्या आ रही है GST के अंदर कि साहब डिपार्टमेंट ने ईमेल पे नोटिस भेज दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति रोज़ाना ईमेल चेक करता हो। ये भी देखा गया है कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक हैं या IT से वाकिफ़ नहीं है, IT को जानते नहीं हैं, जैसे कंप्यूटर मेंटेन करते नहीं है, कंप्यूटर अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, वकील मेंटेन कर रहे हैं, तो बार बार मेल देखना दूसरी प्रैक्टिकल भी है कि साहब हम रोज़ाना मेल देखते रहें कि सर डिपार्टमेंट नोटिस भेजा नहीं भेजा, फोबिया पाल लें। तो डिपार्टमेंट तो ईमेल भेज के अपनी जयराम जी कर ली, नीतिश्री कर लिया और फिर एक्स पार्टी नोटिस शुरू कर दिया। एक्स पार्टी को कोई प्रोविजन नहीं है GST में, तो ये बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए हाईकोर्ट मद्रास ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया ये वाला। और एक जजमेंट है आपका सेक्शन 46 एवं 61 रीड विद 62 UP GST का मामला है। ये प्रस्तुत बाद में
फॉर्म GST 3 भी इस समय के अंदर दाखिल न करने के आधार पर सेक्शन 46 का नोटिस जारी किया गया, जबकि नोटिस जारी करने के पूर्व 4 दिन पूर्व ही धारा 62 के आदेश पारित किया जा चुका था। अपील प्रथम अपील अस्वीकार हुई, जिसको चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि नोटिस में निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः धारा 46 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए पारित आदेश को निरस्त किया। इस निर्देश के साथ मामला रिमांड किया कि नया नोटिस जारी किया जाए। माननीय न्यायालय ने अभिमत दिया कि सेक्शन 62 में पारित आदेश स्पष्टतया क्लियरली इनवैलिड है, क्योंकि धारा 46 का नोटिस जारी नहीं किया गया। मैसर्स एक्शन एडवाइजर वर्सेज एडिशनल कमिश्नर गेट 2 रिट पिटीशन नंबर 1465/2024 डिसाइडेड ऑन 9 अप्रैल 25 इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 TLD 150 इलाहाबाद। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि जैसे हमारी डेट फिक्स है, लास्ट डेट है 20 तारीख महीने की, और किन्हीं कारणों से एसएससी ने, टैक्स पेयर ने रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया, कोई भी कारण हो सकता है, तो अगले दिन या अगले से दूसरे दिन पोर्टल सेक्शन 46 का नोटिस जारी करता है, जिसमें ये कहता है कि आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, आप अगले 7 दिन में दाखिल कर दें, मतलब 27 तक दाखिल कर दें। अब 7 दिन का स्पेस मिल गया, पोर्टल ने अलाउ कर दिया, और 24 तारीख को मान लीजिए सपोज कर रिटर्न दाखिल कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या करा कि 46 से टाइम का इंतजार नहीं किया। 62 में एक नॉन फाइलर जो प्रोविज़न है, नॉन फाइलर ऑफ असेसमेंट, उसमें असेसमेंट कर दिया। मतलब ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट के अधिकारी खाली बैठे हुए हैं और ये तलाश में है कि कैसे हम नोटिस जारी करें। यह नोटिस जारी करने का फोबिया पैदा हो गया डिपार्टमेंट के अधिकारियों में। तो ऐसे मामले एक नहीं कई नज़र आते हैं, कई संज्ञान में आते हैं। तो ये थोड़ा सा अधिकारी को सोचना चाहिए कि भाई जब आप एक्ट का पालन कराने के लिए जिम्मेदार हैं और एसएससी से कहते भी एक्ट का पालन करो, तो एक्ट का पालन करने का जिम्मेदारी आपकी भी है। तो साथ ही मैंने आपको 4-5 साइटेशन दिया है, आपके बहुत काम आएंगी, और विषय से अलग हटके है, क्योंकि ये इस तरह के साइटेशंस बहुत कम मिलती हैं देखने को, तो पसंद आएगी, और मैं समझता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।